नमस्कार। ऑनलाइन विजन एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कल के लेक्चर में हमने कक्षा 12 का पहला चैप्टर कूलाम का नियम पढ़ा था। उस नियम को पढ़ने के बाद हम लोगों ने तुलना किया था कि गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में क्या संबंध होता है या क्या अंतर होता है। तो जिसमें हमको 3 पॉइंट मिला था। पहला पॉइंट में ये मिला था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह 2 द्रव्यमानों के बीच लगता है, जबकि वैद्युत बल 2 आवेशों के बीच लगता है। दूसरी चीज हम लोगों ने ये देखा था कि जो वैद्युत बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे चलेंगे। अगला पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र। अब ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? परीक्षा में पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। 1 नंबर की परिभाषा पूछा जाता है वैद्युत क्षेत्र की। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? हम यहाँ पे मान लेते हैं एक टेस्ट चार्ज है जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। ये परीक्षण आवेश हम रख लेते हैं। अब इस परीक्षण आवेश के इर्द गिर्द कोई दूसरा आवेश लेकर जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये चार्ज Q0 है और इसके बगल में एक चार्ज Q लेके जा रहे हैं। अब हम इसके नजदीक लेके जाएं धीरे धीरे, तो या तो ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा या फिर ये चार्ज अपने से दूर भेजेगा। यानी या तो आकर्षित करेगा या फिर इसे प्रतिकर्षित करेगा। तो साफ बात यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि अगर ये दोनों समान आवेश के होंगे, दोनों प्लस चार्ज होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, और दोनों विपरीत होंगे तो आकर्षण होगा। ऐसा क्यों होता है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसके चारों तरफ कोई ना कोई बॉर्डर बना होता है, सीमा बनी होती है। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पे रखते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब धीरे धीरे हम यहाँ पे लेके आते हैं, इसके समीप लेकर आते हैं, तो होता क्या है कि इसका क्षेत्र यहाँ तक बना हुआ होता है। तो अगर ये प्लस वाला है फिर तो ये इसको धक्का देने लगता है, लेकिन अगर ये प्लस है ये माइनस है तो अपनी तरफ खींचने लगता है। यहाँ पे नहीं खींचता है, लेकिन यहाँ पे आता है तो खींचने लगता है। तो साफ जाहिर होता है कि एक इसकी सीमा है, इस सीमा के भीतर इसका जो क्षेत्र है या इसका जो वैद्युत क्षेत्र है वो काम करता है। तो परिभाषा के तौर पे कैसे कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो परिभाषा के तौर पे लिखा जाता है कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश रखने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे ही यानी इस सीमा को, इस बॉर्डर को या इस पूरे क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र या किसी परीक्षण आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वही उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो मान लीजिए कि यहाँ पे वायर यानी तार, कोई बिजली का तार गिरा हुआ है और इसके चारों तरफ ये पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम टच करते हैं तो हमको तुरंत करंट लगती है, क्योंकि इस तार का जो क्षेत्र होता है पूरे पानी में फैल जाता है। तो हम यहाँ पे टच करते हैं तो हमको करंट लग जाती है। तो यह इसका क्षेत्र है जिसे हम वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये तो वैद्युत क्षेत्र हो गया। 1 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आप ये दे देंगे जवाब अपना। अब वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए रेखाएं खींची गई हैं, खींची नहीं गई हैं, ये वास्तव में काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पूछता है परीक्षा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और इनके गुणों को लिखिए। ठीक है, तो जानते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित किया जाता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, हम ये मान लेते हैं कि एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का लगातार प्रदर्शन करती रहती हैं, उन्हें ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में परिभाषा दिया जा सकता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वह निष्कोण वक्र होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। बस ये है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं।
इसको आप लिखेंगे आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर इनका गुण पूछ दिया जाए कि ये बताइए कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, तो गुण बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और उनके गुण बताइए, तो आपको 2 नंबर मिलेगा अगर पूरा बताएंगे। तो गुण में अब 3 गुण याद रखिएगा। पहला गुण होता है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का कि ये जो रेखाएं होती हैं हमेशा प्लस चार्ज से निकलती हैं और माइनस चार्ज की ओर जाती हैं। जैसे यहाँ पे एक वायर है या कोई भी सिस्टम मान लीजिए, ठीक है, तो इसका यहाँ पे प्लस चार्ज Q1 रख देते हैं और यहाँ पे Q1 माइनस रख देते हैं या Q रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये हमेशा प्लस से निकल करके माइनस की तरफ जाती है, हमेशा ये प्लस से निकलती हैं और माइनस की तरफ आती है। इधर भी वही काम होगा, प्लस से निकलेंगी माइनस की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो पहला गुण यही हो गया कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये प्लस से निकल करके माइनस की ओर जाती हैं। पहले यूपी बोर्ड में वैद्युत क्षेत्र रेखा की जगह वैद्युत बल रेखा का प्रयोग किया जाता था, जो कि गलत था, क्योंकि ये रेखाएं जो होती हैं बल का प्रदर्शन नहीं करती हैं बल्कि क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं, इसलिए इन्हें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ही कहना सही है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में पहला गुण है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन ध्रुव से निकलकर या प्लस चार्ज से निकलकर या धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं और उसके बाद वहीं पे रुक जाती हैं। अच्छा, ये तो हो गया। दूसरा जो ये रेखाएं हैं वास्तव में ये जो रेखाएं हैं ये प्लस चार्ज की शक्ति को दिखाती हैं, ठीक है। किसी आवेश को अगर ये दिखाएं तो वो किसकी शक्ति को दिखाती हैं? प्लस की, ना कि माइनस की। और तीसरा जो होता है, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, लगभग हर साल किसी न किसी पेपर सेट में जरूर पूछता है कि ये बताइए कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, कारण बताइए। तो तीसरा गुण तो हम ये लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, ठीक है। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर देंगी, देखिए जैसे मान लीजिए एक यहां से निकली फिर यहाँ पे आ गई, यहाँ पे तो यहाँ पे प्रतिच्छेदित हो गया ना, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की हमको 2 दिशाएं मिल रही हैं, एक ही बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं मिल रही हैं, जबकि ऐसा असंभव है क्योंकि कभी भी एक बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं नहीं मिल पाएंगी, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो परीक्षा में ये क्वेश्चन तो बड़ा पूछा जाता है कि ये बताइए कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, यही घटना आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में भी पढ़ेंगे जब आगे पढ़ाया जाएगा, ये पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, कारण बताइए। आपको लिखना होगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्योंकि अगर वो किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं प्राप्त होंगी, जबकि ऐसा असंभव है, ठीक है। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता क्या है? तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि इसको दिखाया जाता है E से, और E बराबर होता है F/Q0 या Q0, कुछ भी आप लिख सकते हो। अब ये इक्वेशन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों कहलाता है? क्योंकि हम मान लेते हैं कि कोई टेस्ट चार्ज है Q0 या Q0, एक परीक्षण आवेश Q0 है, ठीक है, और ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित है या इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हुआ होगा। तो जब ये वैद्युत क्षेत्र बनाता है तो इस पे बल कार्य करता है, ठीक है, इस पे बल कार्य करेगा क्योंकि इसके चारों तरफ क्षेत्र बनता है तो इस पे फोर्स लगता है। तो हम मान लेते हैं कि जो टेस्ट चार्ज है ये Q0 है और इस पे फोर्स लग रहा है F का, फोर्स लग रहा है F का। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दी जाती है E बराबर F/Q0 से। यानी परिभाषा कैसे देंगे? शुद्ध हिंदी में लिखेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाले बल तथा
उस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। क्या लिखेंगे? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश के अनुपात को, या कहीं कहीं इसको निष्पत्ति लिखता है। निष्पत्ति का मतलब भी अनुपात ही होता है। अनुपात को या निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसकी परिभाषा दूसरे ढंग से कैसे देते हैं? अगर हम ये मान लेते हैं कि जो आवेश है, ये जो टेस्ट चार्ज रखा गया है, ये 1 यूनिट है, यानी Q0 बराबर 1 कूलाम मान लेते हैं, क्योंकि इसका मात्रक कूलाम होता है। तो अगर Q बराबर 1 मानेंगे तो E बराबर F हो जाएगा, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो F ही आएगा। तब परिभाषा कैसे दी जाती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो ये परीक्षा में 1 नंबर में पूछता है। ठीक है। अब इसके बाद इसका मात्रक और विमीय सूत्र कई साल पूछा गया है, पूछा जाता है, आगे भी पूछ सकता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से दिखाते हैं। E बराबर होता है F/Q। तो हमको पता है कि F का मात्रक होता है न्यूटन और बट्टे इसका मात्रक होता है कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। अच्छा, इसके बाद इसका विमीय सूत्र अगर पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है बताइए, तो हम अभी एक दिन पहले पढ़ाए थे कि न्यूटन का विमीय सूत्र होता है mLT⁻⁻², और कूलाम आपको पता है कूलाम होता है आवेश का मात्रक, और Q बराबर होता है IT। तो I को हम एम्पियर से दिखाते हैं, एम्पियर होगा, और T टाइम होता है तो इसको कैपिटल T से दिखाते हैं, और इसको ऐसे लिखा जाता है हमेशा बड़े ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा mL और T⁻⁻² है, ये T ऊपर जाएगा तो T⁻⁻³ हो जाएगा, और ये जाएगा तो A इनवर्स हो जाएगा, यानी A⁻⁻1। तो ये विमीय सूत्र हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, या इसको वोल्ट भी कह सकते हैं, और ये विमीय सूत्र इसका होता है mLT⁻⁻3 A⁻⁻1। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अब इसके बाद अगला एक डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे। परीक्षा पूछता है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। ठीक है, परीक्षा पूछता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल देते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक आवेश रखा गया है Q0। ठीक है, ये आवेश रखा गया है Q0, और यहाँ Q0 है, इसको हम टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश कहते हैं, और इससे r दूरी पर एक आवेश रखा गया है Q। दोनों सेम चार्ज हो सकते हैं या दोनों अलग अलग हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे Q0 मान लेते हैं और ये Q है। अच्छा, तो ये जब आवेश है Q0 तो इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उत्पन्न होगी। तो हम मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E यहाँ पे उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि यहाँ पे दो आवेश हैं, एक आवेश Q है और एक Q0 है, तो दो आवेशों के साथ रहने पर, किसी एक दूरी पे साथ रहने पर बल लगता है। यही कूलाम का नियम कहता है कि अगर दो आवेश रखे जाएं साथ में तो उस पर बल लगता है। तो इस पे कितना बल लगेगा हम पढ़ चुके हैं पहले। F बराबर होता है 1/4πε0K × Q1
Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Q1 की जगह Q लिखा है, तो यहाँ पे हम Q लिख देंगे, इंटू Q2 की जगह Q0 लिखा है या Q0 लिखा है, तो यहाँ पे हम Q0 लिख देंगे। ठीक है, तो बल हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 के Q0 अपान आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है F अपान Q0। अभी अभी इसके ऊपर वाली हेडिंग हम लोग पढ़े हैं कि E बराबर होता है F अपान Q0। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो F का मान होगा 1/4πε0 के इंटू Q0 अपान आर स्क्वायर और पूरे के बट्टे Q0। तो Q0 से Q0 कट जाएगा और आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 के इंटू Q अपान आर स्क्वायर, और यही किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, तो हम इसको परीक्षा में लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले अगर परीक्षा में पूछ दिया कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए, तो हम हेडिंग डाल देंगे कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर हम नीचे लिखेंगे ब्लू पेन से कि माना कोई परीक्षण आवेश Q0 है जो किसी बिंदु, इसको हम मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। ठीक है, फिर कैसे लिखेंगे, माना किसी बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है जिससे स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q रखा गया है। ठीक है, फिर नीचे लिखेंगे कि बिंदु P से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अब नीचे लिखेंगे कि माना जो परीक्षण आवेश रखा गया है P, माना आवेश Q0 ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक के तथा वैद्युतशीलता ε0 है। ठीक है, फिर नीचे लिखेंगे अतः Q तथा Q0 के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न वैद्युत बल लिखेंगे F बराबर 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख के इसको समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। फिर नीचे लिखेंगे चूंकि E बराबर F अपान Q0, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। ठीक है, फिर नीचे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, या फिर ऐसा लिख देंगे कि समीकरण 1 से F का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर फिर रख देंगे, तो ये Q0 ऊपर है, Q0 नीचे, ये कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ये बच जाएगा। इतना समीकरण बन गया। यही लास्ट फार्मूला है, लेकिन इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं कि निर्वात के लिए अगर हम लिखें निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के इंटू Q K तो हट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इंटू Q अपान आर स्क्वायर। यही फाइनल फार्मूला मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो इतना है। ज़्यादा लंबा वीडियो होती है तो अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना के हम अपलोड करेंगे और आप लोग देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार आइएगा तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।